प्यारे बच्चों नमस्कार। गुरुकुल 57 पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कलिंग का चेदि राजवंश इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि मौर्य सम्राट अशोक के भीषण युद्ध के पश्चात कलिंग को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक के जो निर्बल उत्तराधिकारी थे वो कलिंग पर अपना अधिकार बहुत समय तक नहीं रख सके और उसके मृत्यु के पश्चात कलिंग का राज्य पुनः स्वतंत्र हो गया। बच्चों, प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में कलिंग भारत का एक अत्यंत शक्तिशाली राज्य बन चुका था और इस समय हम यहाँ पर चेदि वंश के महामेघवाहन जो कि इस वंश के संस्थापक भी माने जाते हैं, इस कुल को शासन करता हुआ पाते हैं। चेदि वंश की अगर बात करें तो भारत की एक अत्यंत प्राचीन जाति थी और 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भी चेदि महाजनपद विद्यमान था और जिसमें संभवतः आधुनिक बुंदेलखंड तथा उसके आसपास के क्षेत्र सम्मिलित थे। चेतीय जातक में इसकी राजधानी सोथिवत्थी बताई गई है और महाभारत में इसी को शक्तिमती कहा गया है। लगता है कि इसी चेदि वंश का एक शाखा कभी कलिंग गया और वहां पर जा करके एक स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की। महाराज खारवेल की अगर बात करें तो संभवतः कलिंग चेदि राजवंश के ये संस्थापक महामेघवाहन जो थे, इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश उन्हीं के नाम पे पड़ता है और इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा खारवेल हुआ। खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महानतम सम्राटों में से एक था। जैसा कि एज ऑफ इम्पीरियल यूनिटी में पृष्ठ संख्या 213 पर लिखा है कि महाराजा खारवेल इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फिगर्स ऑफ द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि खारवेल जो है चेदि वंश के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर पुरी जिला से लगभग 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी की पहाड़ी से हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि के अंकन का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल का बचपन, खारवेल की शिक्षा, उसका राज्याभिषेक, राजा होने के बाद से 13 वर्षों के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है और हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल के राज्यकाल के इतिहास को जानने का एकमात्र स्रोत है। बच्चों, यहाँ उसी के आधार पर खारवेल के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का हम विवरण प्रस्तुत करते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल की उत्पत्ति तथा वंश परंपरा पर कोई प्रकाश नहीं डालता है। उसे कलिंग का तीसरा शासक बताया गया है। मेघवाहन उसका पितामह था। मंचपुरी गुफा से एक लेख में वक्रदेव नामक मेघवाहन शासक का उल्लेख हुआ है। डीसी सरकार महोदय A.K. मजुमदार जैसे कुछ विद्वान हैं जो इसे कलिंग की चेदि वंश का दूसरा शासक अर्थात खारवेल का पिता बताते हैं। खैर, जो भी हो, युवराज के रूप में 9 वर्षों तक इसने प्रशासनिक कार्यों में भाग लिया था और 24 वर्ष की आयु में उसका राज्याभिषेक होता है और वह राजा बन जाता है। उसका विवाह ललक हथ्य सिंह नामक एक राजा की कन्या से हुआ था और जो उसकी प्रधान महिषी थी। तो यह था उसके बारे में कुछ प्रारंभिक जानकारी। अब राजा होने के बाद प्रथम वर्ष उसने अपनी राजधानी कलिंग नगर में निर्माण कार्य करवाता है। उसने तोरणों तथा प्राचीरों की मरम्मत करवाई जो तूफान में ध्वस्त हो गए थे। उसने शीतल जल से युक्त तड़ागों का भी निर्माण करवाया। इन कार्यों में उसने 5 लाख मुद्राएं व्यय की। इस प्रकार उसने अपनी प्रजा में व्यापक लोकप्रियता प्राप्त कर ली और राजा के रूप में उसकी स्थिति अत्यंत सुदृढ़ हो गई। अब तत्पश्चात उसने दिग्विजय के निमित्त एक व्यापक योजना तैयार की।
अपने शासनकाल के दूसरे वर्ष खारवेल सातकर्णी की शक्ति की उपेक्षा करते हुए एक विशाल सेना जिसमें अश्व थे, गज थे, रथ थे, पैदल सैनिक सभी सम्मिलित थे, पश्चिम की ओर भेजता है। और यह सेना कण्व नदी तथा उसके आगे बढ़ी तथा इसमें मूषिक नगर में उसने आतंक फैला दिया। काशी प्रसाद जायसवाल कंडवेड़ा को आधुनिक कृष्णा नदी तथा मूषिक नगर को कृष्णा तथा मूसी के संगम पर स्थित मानते हैं। सातकर्णी की पहचान सातवाहन नरेश सातकर्णी प्रथम से की जाती है। यह निश्चित नहीं है कि खारवेल तथा सातकर्णी की सेनाओं में कोई प्रत्यक्ष संघर्ष हुआ या नहीं, अस्मक सातकर्णी के प्रभाव में था, अतः खारवेल की आक्रमण की उपेक्षा नहीं कर सकता था और लगता है कि खारवेल का धावा मात्र था जिसे सातकर्णी सफलतापूर्वक टालने में समर्थ रहा। अपनी इस सफलता के उपलक्ष्य में सातकर्णी ने अश्वमेध यज्ञ किए। इस प्रकार खारवेल को प्रथम सैन्य अभियान में कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। राज्यारोहण के तीसरे वर्ष खारवेल ने अपने राजधानी में संगीत, वाद्य, नृत्य, नाटक आदि का अभिनय द्वारा भारी उत्सव मनाता है। इसका उल्लेख इस तरह से है कि ततीये पुन वसे गंधव वेद बुधुद पनत गीत वादित संद सनाहि ऊषव समाज कारा पनाहि च कीड़ा पयत नागरी, ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है। बच्चों, इसी तरह से जब हम उसके राज्याभिषेक के चौथे वर्ष की अगर बात करते हैं तो बरार के भोजकों तथा पूर्वी खानदेश तथा अहमदनगर के रथिकों को परास्त करके और उन्हें अपने अधीन बनाता है। पांचवें वर्ष में मगधराज नंद द्वारा 300 वर्ष पूर्व निर्मित नहर का विस्तार तनसूल से कलिंग तक करवाता है, यह उसकी उपलब्धि थी। अगर राज्याभिषेक के छठवें वर्ष की बात किया जाए तो नगरवासियों एवं ग्रामवासियों को अनेक अनुग्रह प्रदान करता है, जिसमें 1 लाख मुद्रा व्यय होता है। और इसी वर्ष राजसूय युग के उपलक्ष्य में खारवेल ने प्रजा पर सब तरह के कर माफ कर दिए थे। बच्चों, 7वें वर्ष में जो उसके राज्याभिषेक के 7वें वर्ष का उल्लेख प्राप्त होता है, खारवेल की रानी ने मातृपद प्राप्त किया था। 8वें वर्ष में उत्तर भारत पर सैन्य अभियान करता है। बराबर पहाड़ियों पर स्थित गोरधगिरी के गिर दुर्ग को नष्ट किया और राजगृह के राजा को परास्त किया। उसके शौर्यपूर्ण गाथा को सुनकर यवन नरेश दिमित मथुरा भाग गया, ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है। अब इसके राज्याभिषेक के 9वें वर्ष की अगर बात करें बच्चों तो उत्तर भारत पर किए गए सैन्य अभियान में मिली सफलता के उपलक्ष्य में प्राची नदी के दोनों किनारों पर महाविजय प्रसाद का निर्माण करवाता है और ब्राह्मणों को दिल खोल करके बहुत ज़्यादा संख्या में दान देता है। अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में गंगा घाटी पर आक्रमण पर कोई विशेष सफलता हासिल नहीं कर पाता। 11वें वर्ष में खारवेल की सेना ने पिथुंड नगर, टालमी इसको मुसलीपट्टनम के निकट का पिंटुड नगर कहता है, उसको ध्वस्त किया एवं ध्वंस करने का संस्कार गधों का हल जुतवा कर किया गया तथा आगे दक्षिण की ओर बढ़कर तमिल राजाओं के एक संघ का भेदन करता है, उसे नष्ट करता है। और बच्चों, 12वें वर्ष में 2 सैन्य अभियान इसके होते हैं, एक उत्तर भारत का, दूसरा दक्षिण भारत का। उत्तर भारत के सैन्य अभियान में खारवेल ने एक विशाल सेना के साथ उत्तरापथ पर चढ़ाई की, मगधराज बृहस्पति मित्र को पराजित करता है तथा अपनी सेना के घोड़ों व हाथियों को गंगा में नहलाकर, ऐसा उल्लेख आता है, मगध जनों में विपुल भय पैदा करता है। मगध और अंग की अपार संपत्ति खारवेल के हाथ लग जाती है। साथ ही जिनासन या प्रथम जिन अर्थात ऋषभ देव की उस प्रतिमा और पद चिन्ह को पुनः कलिंग लाता है जिसे 3 सदी पूर्व महापद्मनंद मगध लेकर चला गया था। इसी धन की सहायता से उसने भुवनेश्वर में भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। दक्षिण भारत के अगर सैन्य अभियान की बात किया जाए बच्चों तो खारवेल इस सैन्य अभियान में दक्षिण में स्थित पांड्य राज तक पहुंच जाता है।
उसने जल तथा थल दोनों ही मार्गों से पांड्यों की राजधानी मथुरा पर धावा बोला और पांड्य नरेश ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। उसे मुक्तामणियों का उपहार देता है, बहुत सारा अन्य उपहार भी देता है और उसको खुशामद में कोई कमी नहीं रखता। और यह खारवेल का अंतिम सैन्य विजय था और सैन्य अभियान था। 13वें वर्ष में बच्चों खारवेल ने कुमारी पहाड़ी पर जैन मुनियों के निवास के लिए गुहा विहारों का निर्माण करवाता है। कुमारी पहाड़ी का अर्थ है उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ी। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख जैन धर्म का उल्लेख करने वाला प्रथम लेख माना जाता है। खारवेल स्वयं जैन धर्म का अनुयायी था। अभिलेख में उसे भिक्षुराज की उपाधि से विभूषित किया गया है। खारवेल तथा उसकी रानी ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। यद्यपि खारवेल जैन मत का अनुयायी था, फिर भी अन्य धर्मों के प्रति वह सहिष्णु था। हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार उसने सभी देवताओं के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था। अभिलेख में उसे राजर्षि, लेमराज, वृद्धराज, धर्मराज, महाविजयराज, चक्रवर्ती इत्यादि उपाधियों से सुशोभित किया गया है। तो इस तरह खारवेल एक महान विजेता, लोकोपकारी शासक, महान निर्माता तथा धर्म सहिष्णु सम्राट था। उसके समय में कलिंग का राज्य अपने गौरव के चरम उत्कर्ष पर पहुंचता है। और ऐसे व्यक्तित्व वाले शासक का अंत किस प्रकार हुआ यह हमें ज्ञात नहीं है बच्चों। संभवतः जितनी तेजी से उसका विकास होता है, उत्थान होता है, उतनी ही तेजी से उसका पतन भी हो गया। खारवेल की मृत्यु के बाद शक्तिशाली कलिंग साम्राज्य छिन्न भिन्न हो जाता है। अब अगर उसका मूल्यांकन किया जाए तो खारवेल के जीवन एक कृतियों का जो विवरण हमें प्राप्त है उससे यह स्पष्ट है कि निश्चित रूप से वह एक महान शासक था, लोकोपकारी भी था। अभिलेख में उसे राजर्षि कहा गया है। खारवेल ने कुल 13 वर्षों तक शासन किया और उसकी तिथि के विषय में विवाद है। हाथी गुम्फा अभिलेख की लिपि प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास की है, अतः हम खारवेल को ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में रख सकते हैं। अभिलेख के अंतः साक्ष्य से भी इसी तिथि की पुष्टि होती है। तो खारवेल का समय अगर देखा जाए तो 344 में 300 माइनस करते हैं तो 44 ईसा पूर्व में निश्चित होता है। हाथी गुम्फा अभिलेख की अलग से अगर हम बात करें तो उड़ीसा प्रांत के पुरी जिले में भुवनेश्वर मंदिर से 3 मील पश्चिम की ओर उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियों में स्थित है, जिनमें प्राचीन जैन गुफाएं खोदी गई है और इन्हीं में से एक का नाम हाथी गुम्फा अभिलेख है। बच्चों यह 17 पंक्तियों में ब्राह्मी लिपि में लेख खुदा हुआ है। भाषा इसकी प्राकृत है जो पाली से मिलती जुलती है और इस लेख में कोई तिथि नहीं दिया गया है। लिपि शास्त्र के आधार पर इसे ईसा पूर्व पहली शताब्दी का माना जाता है और इसके रचयिता का नाम भी अज्ञात है। तो हाथी गुम्फा लेख एक प्रशस्ति के रूप में है जिसका मुख्य उद्देश्य खारवेल के जीवन, उसके उपलब्धियों का विवरण सुरक्षित रखना था। और जायसवाल महोदय का अनुमान है कि इसका लेखक कोई वरिष्ठ पदाधिकारी था जिसने खारवेल को बचपन से देखा होगा। तो बच्चों ये रही सातवाहन वंश और उसका जो खारवेल महान शासक हुआ उसके बारे में। तो यहाँ पे हम अपने वाणी को विश्राम देते हैं और अब हम लोग सातवाहन युगीन संस्कृति की बात करेंगे जो अगले अध्याय में होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं।